हेलो एवरीवन। जीएस की अगली क्लास बढ़ाते हुए आज हम बेहद महत्वपूर्ण अगला टॉपिक करेंगे। पीछे हमने धनानंद तक या कहें नंदवंश में पूरा हमने कवर कर लिया है। नंदवंश में जब धनानंद आचार्य कौटिल्य को एक अपमानित जनक उनको अपमान करता है, उनको धक्का देकर अपमानित कर देता है, वहीं से आचार्य चाणक्य एक प्रण कर लेते हैं कि मुझे अखंड भारत की या अखंड साम्राज्य की एक स्थापना करना है। वहीं से निकल लेते हैं जब धनानंद के द्वारा आचार्य चाणक्य का अपमान होता है, और चूंकि वो देख रहे होते हैं कि हर एक साम्राज्य कोई अपने में ध्वस्त है, कोई अपना जो है साम्राज्य कोई अच्छे से चला नहीं रहा है, उसकी जनता ऑलरेडी परेशान है, बहुत परेशान हो चुकी है। ऐसे अखंड भारत में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अखंडता कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगी। हमारी जनता अगर किसी में सुख समृद्धि रखती है तो एक अच्छे राजा, एक अच्छे नायक की वजह से होती है। यहीं से एक शुरुआत होती है आचार्य चाणक्य की, और वो ढूंढने चल देते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक साम्राज्य की स्थापना कर सके। जैसे अब देखो आगे चल के धनानंद जब यहाँ से समाप्त होता है, वहीं से मौर्य साम्राज्य की उन्होंने स्थापना किया। और मौर्य साम्राज्य स्थापना के पहले वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ तो लें कि जो उनके लायक हो। तराशना तो उनका काम है, लेकिन उस पत्थर को तो ढूंढें जो उनके लायक हो। देखिए कुछ यहाँ पे भारत में ये हमारा अखंड भारत है। उस समय जब आचार्य चाणक्य ये सब देख रहे होते हैं तो एक दूसरी हमारी कहानी जन्म ले रही होती है, जिसका थोड़ा सा इधर समझिए। यहाँ पे एक साम्राज्य था, ये यूनान उसी को या यूनान कह दें या इसी को बेबीलोन पहले बोले जाते हैं, बेबीलोन बोलते थे। यहाँ पे एक राजा या कहें अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर महान, जिसको आप बोलते हैं, महान था या नहीं था इसको हम बाद में आप डिसाइड करेंगे, ये महान था या नहीं था, पूरे A to Z इसका इतिहास पढ़ने के बाद। बेबीलोन में एक साम्राज्य था जिसका नाम था अलेक्जेंडर या सिकंदर। कहा जाता है ऐसे, ये जो सिकंदर था इसकी माँ ऐसे कही थी, मात्र जब ये छोटा था कि ये पूरे साम्राज्य का विजेता होगा, पूरे वर्ल्ड का ये विजेता होगा। अब ये कही थी या नहीं कही थी ये तो यूनानी इतिहासकार लिखते हैं, ये कही थी या ये जाने या तो इसकी माँ जाने, जो भी होगा। लेकिन आगे चल के इन्होंने सभी साम्राज्य को लगभग 7 से 8 साल में लगभग बहुत साम्राज्यों को इसने विजय फतेह किया, बहुत साम्राज्य को जीता। और सभी राजाओं को जब लूट रहा था सिकंदर, तो इधर लगभग सभी राजा इधर की तरफ कूच करना शुरू कर दिए थे। कहने का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान की तरफ लगभग सभी राजा अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कुछ ऐसे ही समय चल रहा था। सिकंदर मात्र 7-8 साल में लगभग यहाँ पे बैक्ट्रिया, जब ये मात्र 20-25 साल का था तो यहाँ पे एक जगह है बैक्ट्रिया में। अब बैक्ट्रिया के आगे यहीं पे है हिंदू कुश की पहाड़ी। क्या है यहीं पे लगभग हिंदू कुश की पहाड़ी, और यहीं पे आ जाती है आपकी झेलम नदी। यहाँ पे आपका झेलम नदी के जस्ट आगे आपका आ जाता है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस समय का ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसा था जैसे आप आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत मानी हुई ये यूनिवर्सिटियाँ थी। इसमें आगे चल के हमारे ये पृथ्वीराज चौहान भी इसी में शिक्षा दीक्षा लिए थे। यही यूनिवर्सिटी या यही विश्वविद्यालय जो था, इसी में हमारे पृथ्वीराज चौहान भी आगे चल के इसी में पढ़ेंगे। जब ये आक्रमण कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, बैक्ट्रिया तक आ गया, इधर फिर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, और जस्ट इसके आगे भारत, जिसको
ये एक बचपन में एक कहानी सुनी हुई थी एक लोग की। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, उसके बाद बता। हाँ, ये बचपन में एक कहानी सुनी हुई थी। जब ये अपना सिंहासन संभालने ही वाला था तो उसने हरकुलस की एक कहानी सुनी हुई थी। हरकुलस सभी साम्राज्य को तो जीता, ये लगभग सिकंदर के ही समकक्ष था। सिकंदर के ही लगभग बाहुबली या कहें उसी के समकक्ष ये योद्धा था। बड़ी सरलता से तलवार चलाता था, बहुत अच्छे से युद्ध करता था ये, लेकिन सबको जीता था, लेकिन ये इंडिया को कभी नहीं जीत पाया। सिकंदर ने हरकुलस की बहुत अच्छी कहानी सुनी और ये कहा कि जिसको हरकुलस नहीं जीत पाए उसको मैं, सिकंदर कहा कि मैं जीतूंगा उसको, उस साम्राज्य को मैं अपने में मिलाऊंगा। सिकंदर की एक बात और थी, वो जब लड़ाई करता था तो अपने में अपने सैनिकों को ऐसे पुश करता था, वो आगे चल के भले ही इसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया, लेकिन इसकी सेना में विद्रोह कभी नहीं हुआ। विद्रोह का मतलब है कभी आपस में सैनिक भड़के नहीं। ये अलेक्जेंडर इतना होशियार, इतना माहिर, इतना बिजली जैसे दिमाग इसका चलता था। ये क्या करता था, अपने सैनिकों को जब ये लड़ाई के लिए जाता था तो उनको ये नहीं कहता था कि हम पीछे क्या छोड़ कर आए हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये नहीं, किसी महल में या किसी साम्राज्य में फतेह करना है तो उसको ये कहता था कि अगर ये जीत लिए, सामने तुम्हारा है, अगर जीत लिए तो तुम जितने आदमी वो सब तुम्हारे नौकर, जितनी औरतें वो सब तुम्हारी हरम की महिलाएं, जो करना हो वो करो, सब धन तुम्हारा। समझ लीजिए इसकी सेना पागलों की तरह घुस जाती थी आक्रमण में। सिकंदर ऐसे ही कुछ था। और अपने जो यहाँ बड़े बड़े मंत्री होते थे, मीटिंग लेता था। मीटिंग जब लेता था, अगर उसमें यह पूछता था मेरी कमी क्या है सभी से, जो इसकी कमी बता देता था उसको कुछ दिन बाद मरवा देता था। इसका तात्पर्य था, या कहीं इसका मानना था कि अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है या मेरी कमजोरी किसी को समझ में आ रही है, वो समाज में उस सैनिकों के बीच में वो एक अपवाद हो सकता है, वो भड़काने वाला काम भी कर सकता है कि राजा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं। इस वजह से ये लगभग इसकी सेना में विद्रोह कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी सेना के बाद भी इसमें कभी विद्रोह नहीं हुआ। आगे चलकर ये मना कर देती है सेना आगे बढ़ने से। अब आगे सुनो, जब ये हिंदुकुश की पहाड़ी पर पहुंचता है, लगभग यहाँ पे, यहीं पे आगे चल के तक्षशिला विश्वविद्यालय है, आगे चल के यहीं पे एक नदी बहती थी, इसका नाम था हिदास्पस नदी। हिदास्पस नदी को ही हम आज झेलम नदी कहते हैं, ठीक है। उस समय हिदास्पस कहते थे। जब सिकंदर यहाँ पे आया, सभी को फतेह कर लिया, इंडिया में लगभग प्रवेश करने वाला था। अब ये हिदास्पस नदी पार कैसे करे, यहीं पे इसकी सेना आ गई। उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे, यहाँ पे हिदास्पस के यहीं के राजा हुआ करते थे, राजा पोरस। यहाँ के राजा पोरस थे और ये समय कुछ था 329 का। मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा, 329 बीसी का, ठीक है। 329 बीसी में जब सिकंदर ने यहीं पर आक्रमण किया, ये पोरस राजा इतने बलशाली, इतने अच्छे दिमाग के, या कहें बहुत ट्रिकी दिमाग के थे। जब सिकंदर की सेना आई तो ये हिदास्पस नदी में कुछ इस प्रकार से, ये हिदास्पस नदी है, झेलम नदी जिसे बोलेंगे, और यहां पे सिकंदर की सेना और इधर पोरस की सेना, दोनों आपस में एक दूसरे पे जब इसने आक्रमण किया, इधर सिकंदर इधर पोरस की सेना, दोनों ने आमने सामना हुआ इनका। पोरस की जो सेना थी वो लगभग, जो इसमें सिकंदर की सेना में जितने घोड़े थे उससे दोगुना पोरस की सेना में हाथी थे।
कहने का मतलब इस हमारे पोरस जो राजा थे उनकी सेना बहुत बलशाली, हथियार लैस और हाथी से बहुत ज़्यादा इसमें हाथी थे। इसने जब देखा कि ये युद्ध ऐसे नहीं जीता जा सकता और प्लस नदी का बहाव बहुत तेजी से था, इसको पार भी करने में इसको प्रॉब्लम थी। लगभग इसकी डिस्टेंस थी लगभग 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगभग दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। इसके बाद राजा पोरस खड़े हुए थे, लेकिन ये जो अपने सेना को ट्रेंड किया था, भले ही इसमें घुड़सवारी थी, हाथी नहीं थे, लेकिन ये जो अलेक्जेंडर था ये अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड करता था, कैसे सामने वाले में फतेह करना है, कैसे उसको चकमा देना है। अपने ये लगभग कुछ हम सकल के अपने आदमी बनाए हुए थे। क्या हुआ मैसेज? हाँ देखो, एक पूछ रहे हैं कि नोट कैसे बनाएं। आप 10th में, इधर समझना, 10th में या जब LKG में आप रहे होंगे तो वहाँ पे लिखाया जाता रहा होगा का, खा, जो भी। इसके बाद आप फर्स्ट में आए होंगे तो A, B, C। इसके बाद आप आए होंगे 10th में तो वहाँ पे लिखा होगा गाय पे निबंध। फिर 12th में तो मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी। तो जब आप नोट्स शुरू से बना ही रहे हैं, PG से लेकर इंटर पास हुए, हो सकता ग्रेजुएशन भी हो गया हो, अगर ये पूरा कर रहे हैं या ऐसे नोट बना रहे हैं तो अब मुझे बताने की ज़रूरत है, क्यों नहीं है ना? तो देखिए, आप नोट्स जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, कोई देखो बनाने का नोट्स जो अच्छे स्टूडेंट होंगे ना वो ऐसे बना रहे होंगे। इंडिया के आगे यूनान में कौन था? अलेक्जेंडर। अब जब मैं युद्ध बता दूंगा तो युद्ध पोरस के बीच, कहाँ पे? हिदास्पस नदी पे। हिदास्पस को क्या कहा जाता था? झेलम नदी। ऐसे कुछ नोट्स बनाते हैं, बनाइए, इसमें पूछने की कौन सी बात है, क्यों भाई? हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अब दोनों सेना आपस में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में थी। जैसे ये हम सकल बैठाला हुआ था, लगभग कई हम सकल अपने को बनवाया था। अलेक्जेंडर इतना होशियार, अपने सैनिक यहीं पे रख कर दिया, खड़े कर दिया। हम सकल के एक सैनिक यहाँ पे खड़ा कर दिया और कुछ सैनिकों की टुकड़ी और स्वयं लगभग इधर से झेलम नदी के और आगे से लगभग 50 किलोमीटर आगे से लगभग यहाँ पे कुछ जाने योग्य या क्रॉस होने योग्य रास्ता था, इसको कुछ टुकड़ी सेना की क्रॉस करती है। जैसे यहाँ पे कुछ टुकड़ी आई, कुछ गांव यहाँ पे थे, इधर कुछ गांव थे, वहाँ पे आक्रमण होता है और राजा पोरस द्वारा, ये सैनिकों द्वारा राजा पोरस को सूचना बताई जाती है कि यहाँ पे कुछ आक्रमण हुए हैं कुछ गांव में। राजा पोरस अपने बेटे की देख रेख में एक सेना भेजते हैं और वहाँ पे इनका लड़का युद्ध करते हुए मारा जाता है। राजा पोरस कहा कि अब युद्ध यहाँ से नहीं, उनको निश्चित ये हो जाते हैं कि अब अलेक्जेंडर ये नहीं, ये तो दूसरा है, अलेक्जेंडर ये है जो मार दिया। कहा कि अब इससे वार इधर से नहीं, वार इधर से होगा, मुंह अब इधर को करो। सभी सेना को आदेश देते हैं, मुंह अब उत्तर की तरफ से आक्रमण होगा, ना कि पश्चिम की तरफ से। सेना यहीं पे अपना रुख मोड़ती है और यहीं पे सेना लगभग पूरी सेना यहीं से आती है और पूरी लगभग वार होता है। ये आक्रमण लगभग 326 में, लगभग ये सेना पूरी 3 साल तक यहीं पे बनी रहती है। और 326 में देखो, 329 में क्या हुआ था? तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, यहीं पे लगभग आ गया था, उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा और झेलम नदी पे अब यहीं पे आता है। 3 साल बाद, 329 के बाद 326 में हिदास्पस नदी में युद्ध होता है, हिदास्पस नदी किनारे, और इसी को हिदास्पस युद्ध कहा गया। हिदास्पस का युद्ध, यहीं पे हिदास्पस का युद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि हिदास्पस नदी के किनारे हुआ। और ये युद्ध इतना तगड़ा था कि अलेक्जेंडर अपने जीवन में ये पहला युद्ध देखा था जो कि इसके सामने कोई राजा लगभग
1 घंटे 2 घंटे के बाद टिक नहीं पाते थे। अकेले राजा पोरस 13 घंटे तक वार करते रहे या युद्ध करते रहे। 13 घंटे तक लगातार युद्ध किया। कई तो राजा पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना को कुचल दिया, कई लोगों को राजा पोरस मार दिए। लास्ट में अब यहाँ पे जब ये कब्जा करता है पोरस में, ये हिदास्पस में जब ये आ जाता है, राजा पोरस को पराजित करता है, यहीं पे ये अब इसका साम्राज्य जब स्थापित करता है तो सबसे ज़्यादा जो अब प्रॉब्लम बढ़ गई थी आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य अब और इसमें परेशान हो गए थे कि अब कोई ना कोई राजा की अब हमें ज़रूरत है, कोई राजा को अब हमें तराशने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो राजा कोई नहीं बचा हुआ है जो कि अब अखंड साम्राज्य की स्थापना कर सके। यहीं से अब ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब आगे, यहीं पे कहा जाता है, यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि अलेक्जेंडर इतना दयावान यहाँ पे हो गया था कि पूरा हिदास्पस वापस कर दिया था, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। अब ये बताइए कि अलेक्जेंडर आया तो था बैक्टीरिया होते हुए, जो भी सभी को लूटते हुए आया था, क्या इंडिया आकर उसने इतना सही आदमी हो गया या इतना दयावान हो गया कि पूरा अलेक्जेंडर पूरा वापस कर दिया? दूसरा इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पे जब यूनानी से आगे बढ़ रहा था, या इसकी माँ ने एक शब्द बोला था कि पूरे वर्ल्ड को विजेता बनेगा, पूरा वर्ल्ड को इसने जीतेगा, तो क्या आगे चल के तो आपके मंगोल थे, चीन था, रसिया था, जो भी इसमें आगे भी देश थे, आगे क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ इंडिया में इतना ही आक्रमण करके उसको सिकंदर महान बोल दिया। कौन? यूनानी इतिहासकार। इसका तात्पर्य है कि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत एक ऐसा देश था जो कि छोटे से ही कब्जा करके अपने आप को सिकंदर कह देते थे। इसका तात्पर्य है कि भारत में और बड़े बड़े योद्धा थे। यहीं से फिर एक बात और आती है कि जब सिकंदर वापस गया था यहीं से, तो जो रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस नहीं गया था। पहले राजा शर्त रखते थे जब कोई युद्ध होता था, जैसे आज अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, मैं और पाकिस्तान का मेरा युद्ध हुआ और मैं हार जाऊं या पाकिस्तान हार जाए, तो पाकिस्तान को मैं ये कहूँगा कि अब अपने वही रास्ते से, जो रास्ते से आए हो उस रास्ते से अब नहीं जाओगे अगर मैं जीता, क्योंकि जिस रास्ते से आए हो जो तुम्हें देखे हैं उनको ये लगे कि जो व्यक्ति यहाँ से गया था वो वापस उस रास्ते से नहीं आया, इसका मतलब वहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली है, उसको वहीं पे दफन कर दिया। इसीलिए ये दूसरे रास्ते से गया था। इसका मतलब ये है कि यूनानी लेखककार लिखते हैं कि राजा पोरस युद्ध हारे थे, लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार इसको क्या कहते हैं कि राजा पोरस इसको युद्ध को जीते थे। यहीं पे युद्ध हुआ। भारतीय यूनानी इतिहासकार इसको ग्रेट अलेक्जेंडर या ग्रेट सिकंदर लिखते हैं, लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार इसको ग्रेट नहीं लिखते। अब इसमें बताइए इसमें ग्रेट है या नहीं, इसको आप कमेंट में आप बता सकते हैं। आगे इसमें अब बात चलती रही, आगे चल के अब यहीं पे जब ये जा रहा था तो यहाँ पे हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ थीं, जो हिंदू कुश की यहाँ पे पहाड़ियाँ थी, मैं अभी बताया था, यहाँ पे साधु संत रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी थे और ये सुन भी रखा था जब हरकुलस आए थे, वो भी इंडिया को नहीं जीत पाए, लेकिन लगभग हिंदू कुश की पहाड़ी तक आया था। वहाँ पे एक शब्द या कहें ये कहानी सुने हुए थे कि वहाँ पे कुछ साधु संत रहते हैं, तपस्वी। उनमें कोई भी क्वेश्चन पूछो या कुछ भी पूछो, वो आसानी से उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। कुछ ऐसे ही करके सिकंदर ने उन साधुओं से 3 सवाल पूछे थे कि दुनिया में फर्स्ट सवाल था कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या होता है। सेकंड पूछा था
सेकंड है कि भगवान बनने के लिए क्या ज़रूरत है, भगवान बनने के लिए क्या ज़रूरत है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा भूमि है या पानी। अब तीनों क्वेश्चन के जवाब जब पूछा तो ये साधु जो इन्हीं साधु से हरकुलस की जो पहाड़ी में रहते थे इन्हीं से पूछा था ये तीनों क्वेश्चन। यहाँ पे शक्तिशाली, दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो साधु ने जवाब दिया था जीवन। जीवन जीवन उन्होंने, सिकंदर ने कहा मरण क्यों नहीं, बोले मरण तो ऐसा है कि मर जाओ तो एक ही बार गए आप, लेकिन जीवन में आप सब कुछ एडजस्ट करते हो, सब कुछ देखते हो, कष्ट भी सहते हो, मरते भी हो, जीते भी हो, सब कुछ करते हो, इसीलिए शक्तिशाली। भगवान बनने के लिए क्या ज़रूरत है, दुनिया में अगर भगवान बनना है तो क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा असंभव, असंभव कार्य को कर लो, आप दुनिया के नज़र में भगवान बन जाओगे। असंभव काम को आप कर लो, आप भगवान बन जाओगे। तीसरा कहा कि ज़्यादा भूमि है कि पानी, तो साधु ने कहा ज़्यादा तो भूमि है, पानी तो एक उसका पड़ाव है। तीन क्वेश्चन के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वास्तव में भारत में बहुत अच्छी सब कुछ, यहाँ ज्ञान की भी कमी नहीं है और प्लस हर यहाँ सर्व संपन्नता है। यहीं से वो पुश करता है और अपने यूनान के लिए चला जाता है। अब आगे चल के हमारा जो आता है राजा पोरस के द्वारा, ये राजा पोरस को तो कहते हैं हरा देता है। अब आचार्य चाणक्य एक व्यक्ति को तराश रहे होते हैं जो कि आगे चल के उनको एक व्यक्ति की मुलाकात होती है जिसको आगे चल के लगभग लगभग 322, देखो 322 BC आते आते देखो 329 में हमने अभी कवर कर लिया, 329 में पोरस का युद्ध हुआ, 326 में इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया या आक्रमण किया, और 322 में यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। अब मौर्य साम्राज्य कल हम डिस्कशन करेंगे, इसमें अब कैसे मौर्य साम्राज्य की आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापना की जाती है, कौटिल्य, इसी में मैं कल ये हमारी क्लास होगी 322 में। 322 से ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेंगे और एक ऐसे योद्धा को लाएंगे जो कि बहुत धुरंधर, बहुत बलशाली, बहुत अच्छा होगा, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक चरवाहा था, इसको आचार्य चाणक्य उठाएंगे या ले जाएंगे, इसी को तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाएंगे, पढ़ाएंगे, यही आगे चल के मौर्य साम्राज्य को स्थापित करेगा। जो अपमान किया था कौन, धनानंद, धनानंद को मारेगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आगे धनानंद को मारकर आगे चल के मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी चंद्रगुप्त के द्वारा, क्योंकि धनानंद यही है कौटिल्य का अपमान किया था। अपमान किसका किया था, कौटिल्य या कहें चाणक्य का, चाणक्य की अपमान किए थे, चाणक्य का अपमान किया, इसीलिए इसको आगे चल के मारकर नए साम्राज्य, नए वंश की स्थापना होगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अब मैं पूछूंगा, आप बताएंगे। सबसे पहले ये बताइए हिदास्पस का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे हिदास्पस का युद्ध झेलम नदी पर या हिदास्पस नदी पर हुआ था। कब हुआ था, आप कहेंगे, मेरे साथ आप दोहराते भी जाइए, हिदास्पस का युद्ध कब हुआ था, तो 326 में हुआ था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय पर कब आक्रमण किया, 329 में हिदास्पस नदी पर हुआ। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया, तो 326 में। आगे चलकर हिदास्पस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर
या और पोरस के बीच। दोनों की सेना में कौन पराजित हुआ? तो पोरस पराजित हुए, अलेक्जेंडर विजयी हुआ। आगे चलकर ये वापस उसी रास्ते से गया है? नहीं गया, उसी रास्ते से नहीं गया। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। ये आज की हमारी क्लास ग्रेट अलेक्जेंडर के ऊपर हो गई या ग्रेट सिकंदर के ऊपर हो गई। कल हम 322 से आचार्य चाणक्य के ऊपर, कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना करवाई और कैसे उन्होंने एक अखंड साम्राज्य की स्थापना किया जिसमें 3 शासक आएंगे। सबसे इसमें मौर्य साम्राज्य में अशोक मौर्य बहुत प्रतापी राजा, जो कि उसकी कहानी आप सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अगली क्लास में बने रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अपने परिवार वालों को ध्यान रखिए। ओके।